अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। सरकारी मुलाजिमतों के तक़र्रुरात के लिए कोई पेशरफ्त नहीं, हर 3 माह के बाद एलामिया जारी करने का मंसूबा। ऐलान के बाद जश्न, फिर खामोशी। मंगल को तसर्रुफ बिल होगा पेश। 2 दिन के बाद बजट इजलास का इख्तिताम। कर्ज और मरकज के रहम व करम पर बजट मुख्तस। मिलारदियोपल्ली पुलिस हुदूद में खातून की मुश्तबा हालत में मौत। वालिदैन ने ससुराली रिश्तेदारों पर लगाया इल्जाम। और बोयनपल्ली पुलिस हुदूद में 1 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त, 4 अफराद गिरफ्तार। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के बेरोजगारों के लिए वज़ीर आला ने 9 मार्च को ऐवान असेंबली में खुशखबरी देते हुए ऐलान किया कि 91,140 जायदादों पर तक़र्रुरात का अमल कल से शुरू हो जाएगा। ऐलान के फौरी बाद TRS भवन में जश्न का माहौल देखा गया। बेरोजगारों में खुशी की लहर दौड़ गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया गया, आतिशबाजी की गई, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। इस सिलसिले में जब ओहदेदारों को पूछा गया तो उनका कहना था कि यह अमल इतनी जल्दी होना मुश्किल है, अभी किसी महकमे के लिए पहला एलामिया जारी करना है, इस पर गौर किया जा रहा है। ओहदेदार का यह भी कहना था कि पहले रूस्टर को कतियत देना होता है, इसके बाद सिलेबस तैयार करना, इसके बाद एलामिया जारी होगा, इम्तिहान की तैयारी के लिए वक्त दिया जाएगा, इसके बाद इम्तिहान और सर्टिफिकेट की जांच होगी, उसके बाद तक़र्रुरनामे हवाले किए जाएंगे। इसका मतलब 6 माह से ज्यादा अरसा लग जाएगा, जहां तक तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 और 2 के इम्तिहानात के लिए 1 साल भी लग सकता है। इस तरह पूरे महकमे में तक़र्रुरात के लिए काफी वक्त लग सकता है। पता चला है कि हर एलामिया में 3 माह का वक्फे के साथ एलामिया जारी किए जाने का इम्कान है। आइंदा तालीमी साल से अंग्रेजी तालीम का आगाज होने वाला है। इसके लिए टेट इम्तिहान का फौरन इनेकाद जरूरी है। इस इम्तिहान और नतायज के लिए कम से कम 6 माह लग सकते हैं। बहरहाल हुकूमत ने अब तक किसी महकमे के कवायद जायदादों के एलामिया जारी नहीं किया और इस सिलसिले में अब तक कोई पेशरफ्त भी नहीं हुई है। हुकूमत ने पहले ही बेसवाल कमेटी के 1,91,126 जायदादों की मिन जुमला सिर्फ 91,000 ही जायदादों की निशानदही की है। इस तरह सीधे 1 लाख मुलाजिमतों को खत्म कर दिया गया। रियासती असेंबली के बजट इजलास के इख्तिताम के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। मंगल के दिन तसर्रुफ बिल को मंजूरी के बाद इजलास का इख्तिताम होगा। इस बार भी हुकूमत ने जो बजट पेश किया है वो कर्ज की बुनियाद और मरकजी हुकूमत के रहम व करम पर है। आइंदा मालियाती साल भी
हुकूमत RBI से 59,632 करोड़ रुपए लेने का मंसूबा रखती है। मरकजी हुकूमत के टैक्स और ग्रांट से 59,396 हुसूल को निशाना रखा गया, यानी 1,19,028 करोड़ रुपए का निशाना रखा गया है। इसके अलावा कांकनी और अराजी फरोख्त करते हुए 25,442 करोड़ रुपए हासिल करने का निशाना रखा गया है, जबकि रियासती टैक्स से सिर्फ 1,08,000 करोड़ हासिल हो रहे हैं। निस्फ ज्यादा बजट कर्ज और मरकज पर मुनहसिर है। आमदनी में टैक्स और कर्ज की अदायगी, तनख्वाहें और बहबूदी प्रोग्राम पर खर्च किए जाएंगे। जुमला बहबूदी प्रोग्राम पर 82,672 करोड़ खर्च करने का ऐलान हुआ है। जो एदाद व शुमार बजट में पेश किए गए हैं, इसके मुताबिक बहबूदी प्रोग्राम को मौसर अंदाज में अमलावरी उसकी मुश्किल दिखाई देती है, क्योंकि आमदनी कम खर्चा ज्यादा जैसी सूरत हाल है। मरकजी हुकूमत से तंग आमद जैसे हालात KCR पहले ही पैदा कर चुके हैं। मरकज से ज्यादा उम्मीद वाबस्ता करना मुनासिब भी नहीं। बहरहाल हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, इसको मंजूर किया जाएगा। मुतालबात ज़र पर हुई बहस भी बेफैज दिखाई दे रही है, क्योंकि वज़ीर आला की तबीयत नासाज है। तसर्रुफ बिल के औकात ऐवान में वज़ीर आला मौजूद नहीं रहेंगे तो किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं होगा और ना किसी भी तरह का तयक़ुन हासिल होगा। सितम बालाए सितम ये भी है, मुतालबात ज़र पर मुबाहस के वक्त स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी असेंबली में मौजूद रहने के बजाय वो अपने हल्के में मसरूफ दिखाई दिए। स्पीकर को भी मालूम है कि यह बजट सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई के तौर पर चलाया जा रहा है। रुकनी कौंसल जी सुखविंदर रेड्डी फिर एक बार कौंसल के सदरनशीन मुंतखब हो गए हैं। इतवार के रोज जी सुखविंदर रेड्डी ने असेंबली सेक्रेटरी के पास पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। इनके अलावा किसी और ने पर्चा दाखिल नहीं किया। पर्चा दाखिल करने के बाद सुखविंदर रेड्डी ने कहा कि दूसरी बार कौंसल सदरनशीन बनने का मौका फराहम करने पर वो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर करते हैं। इन्होंने तमाम से भी इज़हार तशक्कुर किया जिन्होंने बिला मुकाबला मुंतखब होने के लिए राह हमवार की। इस मौके पर असेंबली उमूर के वजीर प्रशांत रेड्डी, काबिनी वज़रा, अरकान मुक़न्नना मौजूद थे। वाज़ेह है कि पीर के दिन ऐवान में इनको मुंतखब किया जाएगा। हुकूमत ने सरकारी दवाखानों में मरीजों की खिदमात को मजीद बेहतर बनाने इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस के तहत नई पॉलिसी का ऐलान किया। इस सिलसिले में एक हुक्मनामा 31 जारी कर दिया गया। हेल्थ सेक्रेटरी SAM रिजवी की दस्तखत से जारी करदा इस हुक्मनामे में कहा गया है कि सरकारी दवाखानों के अलावा नर्सिंग कॉलेजेस व स्कूल्स बशमूल हॉस्पिटल के लिए इस नई पॉलिसी पर अमल होगा। दवाखानों में बिस्तरों की तादाद के मुताबिक अफरादी क़ुव्वत दीगर सहूलतों के लिए टेंडर्स की तलबी इस पॉलिसी का हिस्सा होंगी। टेंडर्स कलेक्टर्स की सदारत में कमेटी की जानिब से तलब किए जाएंगे। एक अलहदा हुक्मनामे 32 के जरिए दवाखानों में खाने की सरबराही के टेंडर्स में दर्ज फहरिस्त तबकात से ताल्लुक रखने वाली एजेंसियों को तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे। इसका तनासुब 16% होगा। जिन हॉस्पिटल्स में बिस्तरों की तादाद 500 से ज्यादा होगी उन पर इस हुक्मनामे का इतलाक होगा। हॉस्पिटल्स के 2 अलहदा जुमरे बनाए गए हैं। इस हुक्मनामे की अमलावरी के लिए एक सरकारी कमेटी भी बनाई गई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तबीयत नासाज है। उनको डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया, लेकिन सियासी हलकों में क़यासाराइयां गश्त कर रही हैं कि 5 रियासतों के नताइज के बाद वज़ीर आला की तबीयत नासाज हो गई। वज़ीर आला जिस तेजी से बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाते हुए वफाकी निज़ाम कायम करने के नारे को बुलंद कर रहे थे और बहुत जल्द हम ख्याल अफराद के साथ हैदराबाद में एक इजलास भी तलब करने वाले थे और दीगर रियासतों का दौरा भी उनके प्रोग्राम में शामिल था। 5 रियासतों के नताइज में बीजेपी 4 रियासतों में इख्तिदार पर आ चुकी है। ऐसे में वज़ीर आला को मुहिम चलाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा KCR ने सेहत को ढाल बना लिया।
उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में जाट और ओबीसी तबकात ने समाजवादी पार्टी और इसके इत्तेहादियों को नजरअंदाज करते हुए बीजेपी को वोट दिया। 80 ता 85% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी के हक में वोट दिया। मौलाना सज्जाद नेमानी ने मजलिस पर लगाए जा रहे इल्जामात को बकवास करार दिया है और नाम निहाद सेकुलर जमातों को बीजेपी की कामयाबी का जिम्मेदार करार दिया। पेश है एक तजियाती रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के इंतखाबी नतायज के बाद नाम नहाद सेकुलर जमातें और मुफाद परस्त और मौका परस्त अनासिर फिर से भौंकने लगे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के आदाद व शुमार का जायजा लिया जाए तो यह साफ नजर आता है कि किसने बीजेपी को इख्तिदार में लाने में अहम रोल अदा किया है। बीजेपी को 41.29% यानी 3,80,51,721 वोट हासिल हुए। समाजवादी पार्टी को 32% वोट यानी 2,95,43,932 वोट हासिल हुए। मायावती की बीएसपी के आदाद व शुमार तो इंतहाई चौंका देने वाले हैं। इस पार्टी ने 12.9% यानी 1,18,73,137 वोट हासिल किए और उसे सिर्फ एक नशिस्त हासिल हुई। कांग्रेस ने 2.3 यानी 21,51,234 वोट हासिल किए और उसे 2 नशिस्तें हासिल हुई। आरएलडी ने 2.85% यानी 26,30,168 वोट हासिल करते हुए 8 नशिस्तें हासिल की। दूसरी पार्टियों ने 6.74% यानी 62,13,262 वोट हासिल किए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सिर्फ 0.49% यानी 4,50,929 वोट हासिल किए। गुज़िश्ता 2017 के इंतखाबात में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इत्तेहाद किया था, लेकिन इस बार कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अलहदा इंतखाब लड़ा। अगर ये तीनों जमातें इत्तेहाद कर लेती तो आदाद व शुमार कुछ इस तरह होते। समाजवादी पार्टी के 2,85,43,934 वोट, बीएसपी के 1,16,73,135 वोट, कांग्रेस के 21,51,234 वोट, आरएलडी के 26,30,168 वोट और दूसरी जमातों के 62,17,162 वोट। इस तरह यह जुमला 5,22,11,735 वोट होते, जो बीजेपी को मिले वोटों से कहीं ज्यादा होते। लेकिन बीएसपी ने इंतखाबी अमल के आगाज के साथ ही जो हिकमत अमली इख्तियार की, उसका मकसद यही था कि बीजेपी के लिए जीत की राह हमवार की जाए और कई हल्काजात में बीएसपी के वोट बीजेपी उम्मीदवारों के हक में गए। यह बात से हैरत है कि बीएसपी, जिसने 1,16,00,000 से ज्यादा वोट लिए, लेकिन सिर्फ एक नशिस्त पर ही कामयाबी हासिल कर पाई। आज नाम नहाद सेकुलर जमातें और मिल्लत फरोश फिर से भौंकने लगे हैं। कौम और मिल्लत में एक बार फिर इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने भी इस मामले में कहा है कि बैरिस्टर ओवैसी को लेकर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बकवास है। बीजेपी की आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है, ये तो बिल्कुल लघु बात है। इसके पीछे आरएसएस की 100 साल की मेहनत है और इसके पीछे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का जो रवैया रहा है वो है। ओवैसी साहब की वजह से बीजेपी आई, ये तो कोई बिल्कुल ही बेखबर आदमी कैसे। किसान तहरीक के बाद यह कहा जा रहा था कि मगरबी उत्तर प्रदेश में जाट तबका आरएलडी और समाजवादी पार्टी को वोट देगा। किसान लीडर राकेश टिकैत बीजेपी को शिकस्त देने के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन जाफरानी फिरका परस्ती के असर ने किसान तहरीक की रंजिशों को ही भुला दिया।
پہلے اور دوسرے مرحلے میں جاٹ طبقے کی اکثریت والے حلقے جات میں بی جے پی نے سماجوادی پارٹی اور آر ایل ڈی کو جاٹ ووٹوں کے حصول سے روک دیا، اور جو توقع کی جا رہی تھی کہ جاٹ ووٹ ایس پی اور آر ایل ڈی کو ملیں گے ویسا نہیں ہو پایا۔ پہلے مرحلے میں 58 نشستوں پر ووٹ ڈالے گئے۔ اس مرحلے میں جاٹوں کی اکثریت والے حلقے جات شامل تھے، لیکن یہاں 58 نشستوں میں بی جے پی کو 46، سماجوادی پارٹی کو 5 اور آر ایل ڈی کو 7 نشستیں حاصل ہوئیں۔ دوسرے مرحلے میں 55 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی۔ مسلمان رائے دہندوں کی تعداد یہاں پر زیادہ تھی۔ ان 55 نشستوں پر ہوئی ووٹنگ میں بی جے پی کو 32، سماجوادی پارٹی کو 23 نشستیں ملی۔ مسلمانوں نے یہاں پر اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیا۔ تیسرے مرحلے میں 59 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی۔ بی جے پی کو 44، سماجوادی پارٹی کو 14 اور آر ایل ڈی کو 1 نشست پر کامیابی ملی۔ چوتھے مرحلے میں 59 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی۔ بی جے پی کو 49 اور سماجوادی پارٹی کو 10 پر کامیابی ملی۔ پانچویں مرحلے میں 61 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی۔ بی جے پی کو 36، سماجوادی پارٹی کو 22، کانگریس اور دوسروں کو 3 نشستیں ملی۔ چھٹویں مرحلے میں 57 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی۔ بی جے پی کو یہاں پر جیسا کہ بتایا گیا کہ 39، سماجوادی پارٹی اور اس کے اتحادیوں کو 16 نشستوں پر کامیابی ملی۔ بی ایس پی اور دوسری پارٹی یعنی کہ کانگریس کو 1 نشست حاصل ہو پائی۔ ساتویں مرحلے میں 54 نشستوں پر ووٹ ڈالے گئے۔ بی جے پی اور اس کے حلیفوں کو 27، سماجوادی پارٹی اور اس کے حلیفوں کو 27 نشستیں حاصل ہوئیں۔ ان اعداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ مغربی اتر پردیش میں کسان تحریک کے دوران جاٹوں نے بی جے پی کی مخالفت کی تھی، لیکن انتخابات میں اس مخالفت اور رنجش کو بھلا دیا گیا، اور جاٹوں کے علاوہ دوسرے او بی سی طبقات نے بی جے پی کو کھل کر ووٹ دیا، لیکن سماجوادی پارٹی کو مسلمانوں نے متحدہ طور پر ووٹ دیا۔ لیکن افسوس کہ آج آر ایل ڈی کے لیڈر جینت چودھری اور کسان لیڈر راکیش ٹکیت سے کوئی یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ جاٹ طبقے نے کیوں سماجوادی پارٹی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کیا، کیوں سماجوادی پارٹی کے مقابلے بی جے پی کو ترجیح دی گئی۔ دوسری طرف سی ایس ڈی ایس کی طرف سے جاری کیے گئے اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ 80 تا 85% مسلمانوں نے سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیا، جبکہ مغربی اتر پردیش میں 65% جاٹوں نے بی جے پی کے حق میں ووٹ ڈالا۔ مغربی اتر پردیش میں جہاں سماجوادی پارٹی انتخاب لڑ رہی تھی، وہاں پر جاٹوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا، اور صرف آر ایل ڈی کے امیدواروں کو ہی جاٹ برادری کی طرف سے ووٹ دیے گئے۔ 2017 کے یو پی اسمبلی انتخابات میں مجلس نے صرف 38 نشستوں پر مقابلہ کیا تھا۔ اس انتخابات میں بی جے پی نے 303 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی۔ نام نہاد سیکولر جماعتوں اور ملت فروشوں کو شاید یہ تو پتا ہوگا کہ گوا میں مجلس نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن وہاں پر بی جے پی کامیاب ہو گئی۔ منی پور میں بھی مجلس نہیں تھی، وہاں پر بھی بی جے پی کامیاب ہو گئی۔ مجلس سے اتحاد المسلمین نے جب سیاسی حصے داری کی بات کی تو اس وقت سے ہی سازشوں اور الزامات کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہریدوار کی دھرم سنسد سے لے کر رائے پور کی دھرم سنسد میں مسلمانوں کی نسل کشی اور صدر مجلس بیرسٹر اویسی کے خلاف جم کر زہر اگلا گیا، اور پھر اتر پردیش میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی پر حملہ کیا گیا۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے قیام سے لے کر آج تک کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں، الزامات اور سازشوں کا خندہ پیشانی سے سامنا کیا۔ مجلس نے ہمیشہ ایوانوں میں حق کی صدا بلند کی۔ شہریت ترمیمی بل پر لوک سبھا میں اگر کوئی آواز اٹھی تو وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی آواز تھی۔ تلنگانہ کی اسمبلی میں اگر مسلمانوں کے مسائل، اوقافی اراضیات کے تحفظ اور غریبوں کی ترقی و بہبود کے لیے آواز اگر کسی کی بلند ہوئی تو وہ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی آواز تھی۔ لاک ڈاؤن میں کروڑوں روپے کی امداد تقسیم کی گئی، ہیلتھ کیمپ منعقد کیے گئے، سیلاب میں متاثرین کا مجلس سہارا بنی۔ اس وقت نام نہاد سیکولر جماعتیں اور آج کے بھونکنے والے کوئی بھی غریب کی مدد کے لیے آگے نہیں آئے۔
मुल्क में जहां भी अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर जुल्म हुआ, ये मजलिस की आवाज थी जिसने अरबाब इख्तिदार की आंखों में आंखें डालकर बात की। मजलिस की खिदमात किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन आज भौंकने वाले और मिल्लत फरोश मजलिस की सियासी हिस्सेदारी की लड़ाई में रुकावट बनकर इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मजलिस की तारीख गवाह है कि उसने ऐसे कई चैलेंजेस का सामना किया और नामनहाद सेकुलर जमातों और भौंकने वालों के साथ साथ कई लोगों को यह सख्त पैगाम दिया कि अज़्म महकम हो तो होती हैं बलाएं पसपा, कितने तूफान का रुख मोड़ देता है साहिल तन्हा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। जिले रंगारेड्डी में वजीर ई दयाकर रेड्डी और वजीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी ने 13 करोड़ 50 लाख रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। मोइनाबाद, चिवड़ला, शंकरपल्ली, नवाबपेट में 4 मुख्तलिफ कामों का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर दोनों वज़रा ने कहा कि तरक्की किसको कहते हैं केसीआर ने करके दिखाया। वज़रा ने कहा कि रंगारेड्डी में मजीद तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। अप्रैल के महीने से हर देहात को फंड्स जारी किए जाएंगे ताकि बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सके। कांग्रेस के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि साबिक मरकजी वजीर मीनाक्षी नटराजन बोधान पोचमपल्ली से पैदल यात्रा करेंगी। ये यात्रा 26 दिन चलेगी। ये यात्रा महाराष्ट्र के वर्धा तक चलेगी। इस यात्रा में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर राहुल गांधी शिरकत करेंगे। इस यात्रा के दौरान गरीब आवाम के अराजी मसाइल को जायजा लिया जाएगा। यात्रा के आगाज के मौके पर पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का शिरकत करेंगे। हफ्ते के दिन सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी, इसके बाद हर दिन कांग्रेस कायदीन एक के बाद एक शिरकत करेंगे। मुल्क के सरकर्दा दानिश्वर प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने कहा है कि मुसलमान एक सेकुलर व जमहूरी मुल्क में खुद को इंतखाबी अमल से अलग नहीं रख सकते। जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली व सदर नशीन खुसरो फाउंडेशन प्रोफेसर अख्तरुल वासे हैदराबाद में 16वां सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी मेमोरियल लेक्चर दे रहे थे, जिसका उन्वान हिंदुस्तानी मुसलमान मंजर, पस मंजर और पेश मंजर रखा गया था। सदर तामीर मिल्लत मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर ने सदारत की और साबिक रुकन पार्लिमान मोहम्मद अदीब मेहमान खुसूसी थे। प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने आज़ादी की जद्दोजहद के दौरान मुसलमानों के सियासी मौक़िफ़ और आज़ादी के साथ मुल्क की तक़सीम के असरात से मुतासरा इस तबक़े की मुश्किलात का अपने लेक्चर में अहाता किया। इन्होंने उर्दू ज़बान की तनज़्ज़ुली में अहले उर्दू के रोल पर भी नज़र डाली। इन्होंने वाज़ेह किया कि बावजूद मसाइब व मुश्किलात फ़िरक़ावाराना जुनून हिंदुस्तानी मुसलमानों को अपने सियासी हुकूक, ज़बान व लेक्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ इस्तिआरात का हवाला देते हुए हिम्मत बंधाई के मौजूदा हालात से नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं। जनरल सेक्रेटरी तामीर मिल्लत उमर शफीक, ऑर्गेनाइज़र वहाजुद्दीन सिद्दीकी और दूसरे इस मौके पर मौजूद रहे। शुरका ने तामीर मिल्लत के बानी सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी की खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने दबीरपुरा में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया कि दबीरपुरा दरवाजे के पास नाले के फेस नंबर 1 के काम पूरे हो गए हैं, दूसरे फेस के काम जारी हैं। इन्होंने बताया कि फेस नंबर 3 के कामों की मंजूरी हासिल कर ली गई है, इसे भी अनकरीब शुरू किया जाएगा। इसके अलावा वहां ड्रेनेज और सड़क के तामीराती काम भी किए जा रहे हैं, जिसे बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर मुकामी मजलिसी लीडर्स और दूसरे मौजूद थे। असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन दबीरपुरा इलाके में आज जो दबीरपुरा दरवाजे के पास है नाले का काम गंगानगर तक हो रहा है, उसमें फेज 1 का काम तो कंप्लीट हो गया, होके भी 1 साल हुआ। फेज 2 का काम चल रहा है, वो तकरीबन नाले के आगे तक रिटर्निंग वाल और वाइडनिंग का काम हो जाए, अभी आगे का काम है। इसके बाद एक लास्ट फेज 3 का भी काम है, वो भी सैंक्शन है, टेंडर होने का है। ये काम कंप्लीट होने तक ही 1 महीना लगता है।
मेरा यहाँ पे रोड का काम भी शुरू हो गया है। वक्तन फक्तन यहाँ के कामों का मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और जो कुछ भी इसमें खामियां हैं उसको दूर करें। पर यहाँ की रोड का काम है, इधर एक उस्मानिया मस्जिद से एक ड्रेनेज की लाइन आके यहाँ मिली भी है, उसके कुछ पाइप डैमेज हो गए हैं, वो पाइप भी डलाना है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के अबूरी सदर नशीन रुकन कौंसिल सैयद अमीनुल हसन जाफरी को राजेंद्र नगर की मस्जिद हुसैन में तहनीत पेश की गई। इन्होंने नमाज ज़ोहर मस्जिद हुसैन में अदा की, जहां मुख्तलिफ मसाजिद कमेटियों के जिम्मेदार मौजूद थे। साबिका नुमाइंदे रुकन बलदिया अब्दुल अजीज ने मसाजिद कमेटी की जानिब से अमीनुल हसन जाफरी की गुलपोशी की। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने शास्त्रीपुरम में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया है, जहां 2 करोड़ रुपए की लागत से नालों पर स्लैब डाला जा रहा है। मस्कुरा प्रोजेक्ट पैलेस कॉलोनी और अलीनगर के इलाके जात में किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया मोहम्मद मुबीन के अलावा GHMC के ओहदेदार मौजूद थे। एसी घाट के इलाके में मजलिस की जानिब से खतना कैंप कायम किया गया। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मुकामी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की निगरानी में कैंप का इनकाद अमल में लाया गया। मुकामी अफराद ने सैकड़ों की तादाद में इस सहूलत से इस्तेफादा किया। इस मौके पर नुमाइंदे रुकन बलदिया आरिफ रिजवान और मुकामी इब्तिदाई सदर शेख निजामुद्दीन के अलावा दूसरे मौजूद थे। संगारेड्डी के कब्रिस्तानों में शब बारात के पेश नज़र बलदिया की जानिब से साफ सफाई के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। मुकामी कब्रिस्तानों की कमेटी के जिम्मेदारों और नौजवान संगारेड्डी की निगरानी में ये काम अंजाम दिए गए। वाज़ेह है कि शब बारात के मौके पर हर साल कब्रिस्तानों और दूसरे मुकामात पर बलदिया की जानिब से ये काम अंजाम दिए जाते हैं। कुल हिंद सनती नुमाइश में मुशाहिदीन तमाम सहूलतों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। चूँकि 13 मार्च इतवार का दिन होने की वजह से तातील का दिन है और दिल बहलाई के लिए नुमाइश देखने के अलावा कोई दूसरे दिल बहलाई क्या हो सकती है। छोटे बच्चे मुख्तलिफ खेलों में दिलचस्पी ले रहे हैं। आमतौर पर मुशाहिदीन कपड़ों की खरीदी में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जबकि ग्रॉसरी और खुश्क मेवाजात की दुकानों पर भी मुशाहिदीन बड़ी तादाद में खरीदारी कर रहे हैं। नुमाइश में मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से खाने पीने के अलावा दूसरे इस्तेमाल की अशिया फरोख्त की जाती हैं, जिसे नुमाइश देखने वाले ज़्यादा पसंद करते हैं। नुमाइश में घूमने फिरने और ख़रीदारी के बाद लोग कुछ देर के लिए होटल्स और कैंटीन्स में वहाँ के जायकेदार डिशेस से भी मज़े लेते हैं। नुमाइश में अवाम के हुजूम में हर दिन इजाफा हो रहा है और हाउसफुल तक बात पहुँच गई है। नुमाइश के बाहर भी काफ़ी रश देखा गया है। अस्सलामुअलैकुम, मैं अश्विन मार्गम कन्वीनर पब्लिसिटी बात कर रहा हूं आपसे। मैं ये 4 TV के ज़रिए मैं आपको ये ऐलान करना चाहता हूं कि बच्चों के लिए हमारे एग्जीबिशन नुमाइश में तरह तरह के राइड्स हम इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसे इस बार जायंट व्हील है, कप सॉसर है, फ्रिस्बी है, रिवॉल्विंग टावर है, मेरी गो राउंड है, सुनामी है, रेंजर है, बाउंसर है और हम लोग नई तरीके से एक जुरासिक पार्क भी ऐड करने वाले हैं और दूसरे वाटर स्पोर्ट्स है और बो एंड एरो गेम्स है और बच्चों के लिए तरह तरह के गेम्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे दर्शक या हमारे सिटी के जो भी सिटी विजिटर्स हैं आए, अपने बच्चों को साथ में लेके आएँ और तफरियात में अपनी एंजॉय करें और खाने पीने की इंतज़ाम में सारे आइसक्रीम्स पॉपकॉर्न वगैरह की मज़े उठाइए और ज़रूर आइए, आप नुमाइश को विज़िट कीजिए और अपने दिल बहलाइए। मिलारदियोपल्ली पुलिस हुदूद में ससुराली रिश्तेदारों ने मुबैना तौर पर एक खातून को फांसी दे दी। मुतवफ़िया आलिया बेगम के वालिद ने मीडिया को बताया कि उनकी लड़की आलिया बेगम की शादी ज़ायद 1 साल पहले मोहम्मद मुजीब के साथ हुई थी।
शादी के चंद महीनों के बाद से ही ससुराली रिश्तेदारों ने आलिया बेगम के साथ गाली गलौज और हद से ज्यादा मेहनत व मशक्कत करवाने लगे। मुतवफ़िया जब अपनी सास की गाली गलौज की शिकायत अपनी वालिदा से की तो वो अपने फर्जंद के साथ मुतवफ़िया आलिया बेगम को अपने घर लाने के लिए पहुंची तो मकान का दरवाज़ा बंद कर लिया गया और कमरे में आलिया बेगम को फांसी से लटका दिया गया। मेलार्दियोपल्ली पुलिस ने इस केस के दर्ज करके लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस तहकीकात कर रही है। बोयनपल्ली पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान ज़ायद 1 किलो गांजा जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसने एक मुसद्दिक़ इत्तला पर कार्रवाई करके कदीम बोयनपल्ली के इलाके में छापा मार कर 4 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त किया। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन गांजे की खरीदारी कर रहे थे कि वो पुलिस के हाथों पकड़े गए। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन एम मदन, एक खातून मानशी, शेख आमिर और इस टोली के सरगना वाई नवीन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से गांजे के अलावा 3 सेल फोन्स और 3 मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली। पुलिस को फरार होने वाले 3 अफराद की तलाश है। अब इसी हॉस्पिटल में मौसम गर्मा के दौरान पैदा होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में शऊर बेदारी की गई। दवाखाने के माहिर अमराज़ अतफाल डॉक्टर अल्ताफ नसीम ने मीडिया को बताया कि गैर सेहत बख्श ग़िज़ा और पानी की वजह से बच्चों में वायरल इन्फेक्शन, खुजली, इरकान और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां लाहक होती हैं। इन्होंने बताया कि टाइफाइड बाज़ दूसरी बीमारियों के लिए छोटे बच्चों को जिनकी उम्र ज़्यादा 1 साल है उन्हें टीका दिया जा सकता है। आज मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। गर्मा आया है, इस दौरान बच्चों में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहते हैं। गर्मा में कॉमनली वाटर बॉर्न डिसीज़ेस, वायरल इन्फेक्शंस और धूप की वजह से रैशेस कॉमन रहते हैं। वाटर बॉर्न डिसीज़ेस जिसमें डायरिया है, टाइफाइड और इरखान, ये तीनों चीज़ें बच्चों में बाहर का फूड खाने से आती है। और वाटर बॉर्न डिसीज़ेस जो रहते हैं ये जो है डायरिया, हेपेटाइटिस यानी कि इरखान और टाइफाइड, ये बाहर का फूड इस्तेमाल करने से या फिर अनहाइजीनिक वाटर पानी पीने से होते हैं। वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि मीज़ल्स है, मम्स, चिकन पॉक्स, ये आमतौर पर में इसका इंसिडेंस गर्मा में ज़्यादा होता है। और हीट एक्सपोजर की वजह से बच्चों को काफ़ी रैशेस होते हैं, स्वेटिंग होने की वजह से काफ़ी अलग अलग तरीके रैशेस होते हैं। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए जो वाटर बॉर्न डिसीज़ेस है ये प्रिवेंटेबल है। इसके लिए जैसे टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, इसके लिए वैक्सीन्स अवेलेबल है, सिंगल डोज वैक्सीन्स। तो ये जो भी बच्चे एलिजिबल हैं उनको ये वैक्सीन दिला सकते हैं। 1 साल के ऊपर जो भी बच्चे हैं उनको ये वैक्सीन दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ है बाहर के जो फूड है वो इस्तेमाल कम करना चाहिए और वाटर, पानी जो पिला रहे बच्चों को बॉईल करके हाइजीनिक वाटर देना चाहिए। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सरकारी मुलाजिमतों के तक़र्रात के लिए कोई पेशरफ्त नहीं, हर 3 माह के बाद एलामिया जारी करने का मंसूबा। ऐलान के बाद जश्न, फिर खामोशी। मंगल को तसर्रुफ बिल होगा पेश। 2 दिन के बाद बजट इजलास का इख्तिताम। कर्ज और मरकज के रहम करम पर बजट मुख्तस।
मिलाड-दियोपल्ली पुलिस हुदूद में खातून की मुश्तबा हालत में मौत, वालिदैन ने ससुराली रिश्तेदारों पर लगाया इल्जाम। और बोयनपल्ली पुलिस हुदूद में 1 किलो 200 ग्राम गांजा हुआ जब्त, 4 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।